डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने संकटकालीन शक्तियाँ पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्ति और सब वैसे पॉइंट वाइज मैंने उस वीडियो में बता दिया आपको सामान्यकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में। पहली हम बात कर लें विधायी शक्ति की। पहले किसको पढ़ लें हम? विधायी शक्ति, जिसको हम कहते हैं कानून निर्माण करना। अब देखो, आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। पढ़ा था ना? जब संसद पढ़ी, व्यवस्थापिका पढ़ी, उस व्यवस्थापिका में आपने पढ़ा राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद का अभिन्न अंग है, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति संसद का निर्माण किन से हुआ? संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर कौन बनती है? संसद बनती है। अब हम बात करें विधायी, मतलब कानून बनना। और कानून बनाने की प्रक्रिया इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हो। लेसन नंबर जब 5 पढ़ रहे थे हम व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका में जब लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कानून निर्माण की प्रक्रिया। कोई भी कानून बनने से पहले वो 7 चरणों से गुजरता है, और 7वां और अंतिम चरण है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का जब तक किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। यानी राष्ट्रपति विधायी शक्ति की बात करें तो कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बन सकता तब तक राष्ट्रपति उस पर क्या नहीं करे भाई? हस्ताक्षर नहीं करे। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी दूसरे शब्दों की बात करें तो यहां 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका है, उसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है। यानी समस्त प्रकार के शासन प्रबंध, इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, 52वें पद की व्यवस्था है, 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। इसका मतलब है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति का मतलब हो गया संसद का विभिन्न अंग है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है भाई? संसद का विभिन्न अंग है। तो विधायी कानून ये संवैधानिक प्रमुख होने के नाते जब तक ये हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक कानून नहीं बनेगा। इस नाते वह अनेक कार्य करता जिन्हें राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कहते हैं, है ना? यानी संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वो विधायी कार्य कौन कौन से करता है? सबसे पहले बात करें कानून बनाने के लिए सत्र बुलाना, सत्र आहूत करना, और एक काम तो ये करता है। इसके साथ ही साथ सत्र आहूत करने के बाद में सत्रावसान करना। सत्रावसान करना मतलब सत्र का अंत, आहूत का मतलब बुलाना और सत्रावसान का मतलब अंत करना। कब आपने उससे 5वीं विधायिका जो था लेसन, उस विधायिका में आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति ही संसद के जो तीनों सत्र हैं, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वो मानसून सत्र हो, और चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, संसद के तीनों सत्रों को बुलाने का जो कार्य करना, आहूत करने का जो कार्य करना है, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और जब पहली बैठक होगी संसद के सत्र की, पहली बैठक होगी, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लेगा और सत्र को संबोधित करेगा राष्ट्रपति कि आपको इस सत्र में 2-3 महीने का जो समय है, इसमें आपको कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से नियम बनाने हैं। और इसके अलावा सत्रावसान करने का काम, यानी सत्र की समाप्ति करने का काम भी कौन करेगा भाई? आपका राष्ट्रपति करेगा। तो सत्र बुलाना है या सत्रावसान करना है, यह काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा यह काम हो गया, इन दोनों की संयुक्त बैठक का काम भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इनका जब पहला अधिवेशन होगा तो भाषण देने का काम भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा मान लो लोकसभा आपने पढ़ा, ये अस्थायी सदन है,
कभी भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कभी भी इसे क्या कर सकता है भाई, भंग कर सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद के अनुसार भाई, अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। और अब तक ऐसा कितनी बार हुआ भाई, 9 बार ऐसा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा चुका है। समझ गए? यानी विधायी शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले वो सत्र बुलाता है कानून बनाने के लिए। सत्र बनाने के बाद में पहली जो बैठक होगी उसके अंदर वो अपना संबोधन देगा। संबोधन के बाद में अंतिम कार्य, वो जब पूरा सत्र हो जाएगा तो सत्रावसान, कब से कब तक सत्र चलेगा, ये काम किसका है, राष्ट्रपति का है। उसके बाद वो क्या करता है भाई, लोकसभा को वो भंग कर सकता है यदि वो सही अपना बहुमत नहीं है तो। लोकसभा को भंग किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत। इसके अतिरिक्त मान लो आपने पढ़ा था ना उस दौरान विधायी कार्यों में ही, और किसके विधायी कार्यों में पढ़ा था, संसद के विधायी कार्यों में आपने ये पढ़ा था कि यदि कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, राज्यसभा ऐसे विधेयक को पारित नहीं कर रही है, तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है दोनों सदनों की। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की जरूरत पड़े तो कौन बुलाएगा भाई, राष्ट्रपति बुलाएगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का काम कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। जब संयुक्त बैठक बुलाएगा तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, 3 महीने तक यदि राज्यसभा कोई विचार नहीं करती है तो उस दौरान संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है भाई, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से ज्यादा होने के कारण विधेयक किसके पक्ष में पारित होता है, लोकसभा के पक्ष में पारित होता है। अब तक केवल 3 विधेयक संयुक्त बैठक की में पारित करवाए जा चुके हैं इतने सालों में। क्या जरूर दिया जाता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है इसलिए पक्ष में हो जाएगा, लेकिन 70-72 सालों में कितने विधेयक हुए हैं संयुक्त बैठक से, मात्र 3 विधेयक कानून बने हैं जो दोनों की संयुक्त बैठक के कारण हुए हैं। इसके अतिरिक्त यदि लोकसभा की ये हो गई विधायी शक्तियों की बात करें तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111, कौन से अनुच्छेद में भाई, भारतीय संविधान अनुच्छेद 111 के अनुसार जब तक कोई विधेयक कानून नहीं बनेगा तब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई विधेयक क्या बन सकता है भाई, कानून बन सकता है। यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तो कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। कानून बनाने के लिए क्या जरूरी है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसके पास हस्ताक्षर की बात करें तो पहला तो ये क्या कर सकता है भाई, सदन को किसी भी विधेयक को ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किसी विधेयक को, और विधेयक कौन सा, साधारण विधेयक है ना, किसी विधेयक को ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए सदन में वापिस से भेजने का काम कर सकता है कि इस पर दोबारा विचार करो। और यदि दोबारा भी विचार किया जा रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा, या तो संशोधन किए या नहीं किए, वैसा का वैसा विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को ऐसे में हस्ताक्षर करने आवश्यक होते हैं, या दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही ऐसे विधेयक पर पड़ते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त एक और परिवार है इसके पास में, वीटो पावर। और वीटो में भी कौन सा, जेबीए निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो, जेबीए निषेधाधिकार, जिसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। जेबीए निषेधाधिकार किसे कहते हैं भाई, पॉकेट वीटो को कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी विधेयक है, राष्ट्रपति कितने समय में हस्ताक्षर करेगा ये कोई बाध्यता नहीं है, वो 1 दिन में करे, 5 दिन में करे, महीने में करे, 2 महीने में करे, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यता नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति को लगे कि यह कानून सही नहीं है तो सदन को यह पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। क्या करेगा, ये उसको अपने पास सुरक्षित रख लेगा, और जब अपने पास इसको सुरक्षित रख लेगा, उसकी समय सीमा पूरी हो जाएगी तो अपने आप समाप्त हो जाएगा, जिसे कहते हैं जेबीए निषेधाधिकार। इस जेबीए निषेधाधिकार का प्रयोग एक बार हुआ है,
ज्ञानी जेल सिंह जो राष्ट्रपति थे, उन ज्ञानी जेल सिंह ने डाक विभाग जो विधेयक था, उस डाक विभाग विधेयक पर इन्होंने क्या किया भाई, इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, या यूं कहें दूसरे शब्दों में जेबीए निषेधाधिकार का प्रयोग किया। और जब सरकार बदल गई तो वह विधेयक क्या हो गया, निरस्त हो चुका था। इसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। इसके अतिरिक्त एक और प्रावधान है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, उसके तहत अनुच्छेद 123, कौन सा अनुच्छेद भाई, अनुच्छेद 123 के अनुसार इसे क्या अधिकार है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश को कानून की आवश्यकता है, तो ऐसे कानून बनाने का अधिकार किसको है भाई, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ऐसे कानून बना सकता है। अध्यादेश जिसे कहते हैं कानून को, प्रश्न आता है कई बार, अध्यादेश से आप क्या समझते हैं, एक नंबर का प्रश्न आ जाता है, अध्यादेश से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश को किसी कानून की आवश्यकता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह अध्यादेश क्या होता है भाई, एज ए कानून होता है। लेकिन जब संसद का सत्र चालू हो जाता है तो 6 सप्ताह के अंतर, यानी 42 दिन, 6 गुणा 7, 42 दिन के अंदर अंदर उस विधेयक को कानून बनाना आवश्यक है, संसद में अनुमोदन होना आवश्यक है। यदि अनुमोदन नहीं होता है तो वह विधेयक स्वतः ही क्या हो जाता है भाई, समाप्त हो जाता है। ये थी राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, विधायी शक्तियां। एक बार इनको सरसरी नजर से दोबारा देख लो। विधायी का मतलब होता है कानून निर्माण करना। कानून निर्माण के संबंध में इनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। सबसे पहले सत्र का बुलाने का काम या आहूत करने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति। बुलाने के बाद उसकी समापन की घोषणा भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। इसकी पहली जो बैठक होगी दोनों में, उसे संबोधन करेगा राष्ट्रपति। और इसके अतिरिक्त लोकसभा, यदि सही लोकसभा में बहुमत नहीं है किसी दल का, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को क्या कर सकता है, समय से पूर्व भंग कर सकता है। और ऐसा कितनी बार हो चुका है, अब तक 9 बार ऐसा किया जा चुका है, यानी समय से पूर्व 9 लोकसभाएं भंग की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की यदि किसी विषय पर कोई लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया और किसी कानून की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति के तहत, 108 के तहत। और जो संयुक्त बैठक होगी, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा भाई, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसके अलावा बात करें हम 111 के अनुसार, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वो कानून बन सकता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, पहली बात, यदि उसे लगे कि कोई विधेयक है वो सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी विधेयक को सदन के लिए या सदन में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, सदन में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और दूसरी यदि बात करें हम, तो वीटो या जिसे कहते हैं जेबीए निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी विधेयक को वो समाप्त भी कर सकता है। जैसे मान लो कोई भी विधेयक है, उस विधेयक के लिए निश्चित समयावधि नहीं है कि इतनी समयावधि में आपको ये विधेयक लागू करना पड़ेगा, ज़्यादा समय भी हो सकता है। और ऐसे में क्या करता है कि राष्ट्रपति को लगे कि ये विधेयक सही नहीं है, तो ऐसे विधेयक पर वो चर्चा ही नहीं करेगा और उसको रख देगा। समय निकलने के बाद स्वतः ही वो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब तक जेबीए निषेधाधिकार का प्रयोग कितनी बार हो चुका है, एक बार ज्ञानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने कौन से तहत के तहत किया था, डाक विभाग के तहत किया था, ठीक है। और एक अंतिम और है अध्यादेश जारी करना। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस दम किसी देश को किसी कानून की आवश्यकता होती है, तो अनुच्छेद 123 के तहत 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून की पूर्ति कर सकता है। जब संसद का सत्र चलता है तो उसे 42 दिन के अंदर, यानी 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसे पारित करना पड़ता है। यदि पारित नहीं करेगा तो 42 दिन के बाद वह विधेयक स्वतः ही क्या हो जाएगा, अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ये थी राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति भाई, विधायी शक्ति। अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। दूसरी है इसकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो देखो, कार्यपालिका संबंधित शक्ति दूसरी शक्ति है। तो देखो, पहले ही हम पढ़ चुके हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में
कौन से अनुच्छेद में भाई? अनुच्छेद 53 के अनुसार। कल के वीडियो में या इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्या पढ़ा? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। या तो स्वयं करेगा, और स्वयं नहीं करेगा तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से क्या करवाएगा भाई? प्रयोग करवाएगा, स्वयं न करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 53 के अनुसार वो क्या करता है कि वह संघ की शासन शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर, या दूसरे शब्दों में हम बात कर लें कि भारत में अपनाई गई है संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है? संसदीय शासन व्यवस्था। इसी के तहत बात कर लें। और संसदीय शासन व्यवस्था में आप पढ़ चुके हो कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है भाई? एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। ये नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है भाई? संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख का मतलब है संविधान के अनुसार देश का प्रमुख कौन होगा भाई? राष्ट्रपति होगा। और सरकार का प्रमुख कौन होगा भाई? प्रधानमंत्री होगा। यानी शासन संबंध जितने भी कार्य हैं वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, एवं उसकी मंत्रिपरिषद करेगी, एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा शासन प्रबंध किया जाएगा। तो पहला काम ये क्या करेगा भाई? राष्ट्रपति क्या काम करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। करेगा ना? नियुक्ति के संबंध की बात करें, कार्यपालिका के संबंध की बात करें, तो राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब ये प्रधानमंत्री किसको बनाएगा? प्रधानमंत्री किसको बनाएगा? नियुक्ति तो करेगा ये, लेकिन ये बनाएगा किसको? प्रधानमंत्री। बताओ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये बनाएगा किसको? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है भाई? प्रधानमंत्री बनाता है। कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो पहला काम ये क्या करेगा? स्वयं कानून न बनाकर कानून बनाने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, और कानून बनाने का काम कौन करेगा? यानी कार्यपालिका के जो अधिकार हैं वो कौन पूरा करेगा? ये करेगा प्रधानमंत्री। तो ये लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है उसको क्या बना देगा? प्रधानमंत्री बना देगा। अब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह मंत्री परिषद का निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री जिसका नाम बताएगा उसको वो पद का प्रधानमंत्री क्या कर देगा? राष्ट्रपति उसको मंत्री बना देगा। मंत्री देखो कितने प्रकार के आगे बढ़ेंगे। वैसे इसमें 3 प्रकार के मंत्री होंगे: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तीनों प्रकार की नियुक्ति ये कर देगा, यानी ये क्या कर देगा? इसको प्रधानमंत्री बना देगा। इसके अलावा ये काम तो 2 काम तो ये हो गए कानून निर्माण वाले। फिर इनके सहयोग से ही वो बनाएगा महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सहयोग करेगा। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करेगा, और विदेशों से आए हुए पत्राचार को यह ग्रहण करेगा। यह समस्त कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति अपने नाम पर। यानी शासन प्रबंध जितना भी होगा वो किसके नाम पर होगा भाई? राष्ट्रपति के नाम पर होगा। राष्ट्रपति समस्त प्रकार की शासन प्रक्रियाओं को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। शासन के स्वरूप को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि कैसे शासन प्रबंध करना है, कैसे शासन चलाना है, इनकी नियुक्ति कर देगा। और नियुक्ति के बाद समस्त प्रकार के कार्य हैं वो ये करेंगे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार भी है। अभी आगे बढ़ेंगे क्षमादान वाले, लेकिन एक बार देख लो क्षमादान कहते किसे हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी को कोई फांसी मिल गई है, उम्र कैद की सजा मिल गई है, तो ऐसी सजा को वो कम करने का भी अधिकार रखता है। ये है राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति भाई? कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब हम बात करते हैं तीसरी शक्ति की, वित्तीय शक्ति।
इसकी दूसरी शक्ति ये हो गई। अब तीसरी शक्ति की बात करते हैं तो तीसरी शक्ति है इसकी वित्तीय शक्ति, या आप पढ़ सकते हो वित्त विधेयक। इसको हम कह सकते हैं वित्त विधेयक। तो देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 और 113, बात कर ले 9 और 10 से ही चालू। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और 10 में क्या है? वित्त विधेयक का प्रावधान है। किसका प्रावधान है भाई? वित्त विधेयक का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं वित्त विधेयक में कहते किसे वित्त विधेयक? वित्त विधेयक किसे कहोगे? तो वह विधेयक जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा हो, ऐसे विधेयक को किस नाम से जानते हैं भाई? वित्त विधेयक के नाम से जानते हैं। यानी वह विधेयक जिस विधेयक में आय और व्यय, एक साल की इनकम और इनकम को कहां इन्वेस्ट करना है, इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों की प्रक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? वित्तीय शक्ति कहेंगे, या यूं कहें धन विधेयक कहेंगे। आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला विधेयक जो होता है वो धन विधेयक कहते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार क्या लिखा हुआ है इस 112 में? तो देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया कि राष्ट्रपति संसद के समक्ष संघ का वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। यानी एक वर्ष में हमें कहां से पैसे आएंगे और इनको कहां खर्च करना है, इसका विवरण तय करने का काम किसका है भाई? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार किसका है? राष्ट्रपति का है। अगली बात कर लो अनुच्छेद 113। अनुच्छेद कौन सा भाई? 113। इस 113 में क्या कहा गया बताओ? 113 के अनुसार क्या कहा गया? कोई भी विधेयक जिसमें धन संबंधी कोई मामला हो तो ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही सदन में रखा जा सकता है। यानी धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले, सदन में धन विधेयक लाने से पहले हमें किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति अनुमति हमें देगा तो हम ऐसे विधेयक को लागू कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा विधेयक है वो सदन में नहीं लाया जा सकता। तो समस्त प्रकार के जितने भी इनकम ऑफ सोर्स हैं और समस्त प्रकार के जितने भी खर्चे हैं, वो खर्चों का जो विवरण प्रस्तुत करना है, यह समस्त प्रकार का विवरण प्रस्तुत कौन, किसकी अनुमति से होगा? राष्ट्रपति की अनुमति से होगा। चाहे वो वार्षिक बजट हो, एक वर्ष में कितना खर्चा होगा, यह सब तय करने का जो कार्य है वो किसका है भाई? राष्ट्रपति का है। 117 में लिखा है वित्त से संबंधित कोई भी विधेयक वो सदन में जब तक पेश नहीं किया जा सकता तब तक राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। और 117 में बिना राष्ट्रपति की सिफारिश पे किसी प्रकार के धन की मांग भी हम नहीं कर सकते हैं। यानी धन विधेयक जो लाने से पहले हमें किसकी अनुमति लेनी पड़ती है भाई? राष्ट्रपति की अनुमति हमें लेना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति अनुमति देता है तो सदन में विधेयक पारित होगा, और राष्ट्रपति यदि अनुमति नहीं देता है तो विधेयक पारित यानी सदन में विधेयक नहीं लाया जाएगा। क्लियर? ये हो गई आपकी कौन सी शक्ति? वित्तीय शक्ति। अब हम बात करते हैं न्यायिक शक्ति की। अगली इसकी चौथी जो शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। अभी हमने पढ़ा था न्यायिक शक्ति के बारे में, कार्यपालिका संबंधी जब शक्ति पढ़ रहे थे उसी दौरान पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 72 के अनुसार राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। न्यायिक शक्तियों का मतलब क्या हुआ? कि राष्ट्रपति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। या दूसरे शब्दों में हम बात करें तो देखो न्यायपालिका जो है, इस न्यायपालिका जो सर्वोच्च पद है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। पहला काम तो ये हुआ। इसलिए न्यायिक अधिकार है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और उसके सिफारिश पर वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, और किस अनुच्छेद में है? अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 72 के अनुसार। अनुच्छेद 72 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने क्या दे दिया हो? मृत्यु दंड दे दिया हो।
या किसी सैनिक न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई हो, सैनिक न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई हो, या संघ को जो न्याय सुनाया है वो कार्यपालिका के अधीन आता हो, संघ की कार्यपालिका के अधीन आता हो। ऐसे सभी के बारे में राष्ट्रपति न्याय प्रदान कर सकता है। मृत्युदंड को वो उम्र कैद में बदल सकता है, उम्र कैद को वो निश्चित समयावधि में बदल सकता है, पूरी की पूरी सजा माफ कर सकता है। यानी सजा देने का काम, न्यायालय ने जो सजा दी है उस सजा को कम करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार किसको है भाई? राष्ट्रपति को है। ये थी राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां। अब एक बार दोबारा देख लो इसको। पहली विधायी शक्ति है, दूसरी इसकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, तीसरी इसकी वित्तीय शक्ति है और चौथी इसकी न्यायिक शक्ति। छोटा सा टॉपिक था, न्यायिक शक्ति है। और उसके बाद इसकी आपातकालीन शक्तियां आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसकी प्रमुख शक्ति।